हाय फ्रेंड्स, देखिए शेयर मार्केट में ना लॉन्ग टर्म के लिए अगर प्रॉफिट कमाना है तो दोस्तों अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी ढूंढने की हमें एक प्रैक्टिस होनी चाहिए। मतलब कि जहां पर कंपनीज में कुछ ठीक नहीं चल रहा ना, जहां बिजनेस मॉडल की रिस्क है या जहां कोई प्रॉब्लम चल रही है, वहां आमतौर पर ना मल्टी बैगर रिटर्न मिलने के मौके बन जाते हैं। मिलेगा या नहीं मिलेगा ये समय बताता है, लेकिन हमें मौके इस जगह पे ढूंढने चाहिए। तो दोस्तों अब आप अगर उन लोगों में से है ना जो कि कुछ नया सीख करके मेहनत करके और अपना एक पोर्टफोलियो मजबूत बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों ये चैनल आपके काम का है और डेफिनेटली हम लोग साथ में मिलके बहुत कुछ एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप वो है ना 70 में खरीदा 75 में बेचा, आप तो प्राइस बता दो जी, नाम बता दो जी, आप तो सिर्फ शेयर का नाम बता दीजिए, आपको सिर्फ ये प्राइस के पीछे रोना रोने की आदत है ना दोस्तों, ये चैनल आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आप जाइए, बहुत सारे लोगों आपको मिल जाएंगे जो गारंटीड रिटर्न देने की आपको बातें कहेंगे। मेरे पास कोई गारंटीड रिटर्न नहीं है, मेरे पास गारंटीड रिसर्च है जिससे आपको रिटर्न मिलने में हेल्प मिल सकती है। तो दोस्तों अगर आप कुछ मेहनत करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म का विजन डेवलप करके, तो दोस्तों आपके लिए ये चैनल है। यहां से आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे पिरामल एंटरप्राइजेस की, जिसमें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक नोटिस जो आया है उसके बेसिस पर क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ये हम ढूंढने वाले हैं। सो दोस्तों जो सीरियस इन्वेस्टर्स है, स्वागत है उनका मेरे चैनल पे। आइए मिलके एक्सप्लोर करते हैं हम लोग अच्छी अपॉर्चुनिटीज को। और जो लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए उनको चाहिए, मेहनत नहीं करना चाहते, जेब में पैसा रिटर्न डाल दो, ऐसे लोग जो चाहते हैं वो प्लीज किसी दूसरे चैनल पे जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहां आने के लिए। आगे बढ़ते हैं, लेट्स बिगिन द एनालिसिस ऑफ पिरामल एंटरप्राइजेस कि एक इन्वेस्टर के तौर पे क्या मौके आपको देखने चाहिए। शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूं तो इसलिए चैनल को लाइक करके, अभी वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को तो ऑन अभी से कर दीजिए, क्योंकि ऐसा रिसर्च बेस्ड कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो यहां हम दोस्तों स्क्रीन पर देख रहे हैं पिरामल एंटरप्राइजेस जो है उसके फाइनेंशियल नंबर्स। अब आज ना इस वीडियो में हम लोग सिर्फ नंबर्स पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना जरूरी है आपको, ताकि आपको पता पड़े कि यहां क्या मौके बन सकते हैं। देखो, ये खरीद लो, ये बेच लो कहने वाले तो बहुत मिल जाएंगे आपको, यूट्यूब पूरा भरा पड़ा है उनसे। लेकिन क्या ऐसे कहने वालों को खुद की बात पे कितना भरोसा है, या क्या आपको उनकी बातें मान करके हमेशा फायदा हुआ है, वो आप जानते हो। तो अब यहां ना पहले एक बैकग्राउंड देखते हैं दोस्तों। बैकग्राउंड क्या है, पकड़ना मेरी बात को। पिरामल एंटरप्राइजेस बेसिकली फार्मा कंपनी है। पहले से शुरू से इन्होंने फाइनेंशियल स्पेस में अपनी जगह बनाने के लिए एक कंपनी का एक्विजिशन किया जिसका नाम था DHFL, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ये कोविड के आसपास के टाइम की बात है, 2020-21 के आसपास की बात है। तो वो कंपनी ना, उसका एड शाहरुख खान दिया करते थे और उसकी टैगलाइन होती थी घर जैसा लोन। फिर पता नहीं घर जैसा लोन देने वाली कंपनी कहां बर्बाद हो गई, क्यों हो गई, ये किसी को पता नहीं है। लेकिन यह तय है कि फाइनेंशियल गड़बड़ियों के चलते उसके मालिकों को कंपनी छोड़नी पड़ी, उन पे केस लग गए और कंपनी बर्बादी के कगार पे पहुंच गई। और यहीं पर अजय पिरामल ने मौका देखा अपने हाउसिंग लोन के फील्ड में अपनी जगह बनाने के लिए, और उन्होंने DHFL को खरीद लिया। यह कहानी है बैकग्राउंड में। अब इनका जो DHFL का अधिग्रहण है, कितना आपको इनको फायदा हुआ, क्योंकि इनकी वजह क्या थी, ये चाहते थे कि भाई DHFL के जो खुद के कस्टमर्स है ना पूरे देश भर में फैले हुए, क्योंकि वो कंपनी ना टायर 2 टायर 3 सिटीज में लोन बांटती थी। यानी आपका जो बड़ी मेट्रो सिटीज को छोड़ करके नागपुर, जोधपुर, फलाना, ढीमका, रांची, रायपुर, इस टाइप की जगह पर, और साउथ में भी काफी सारी जगह। तो इसलिए अजय पिरामल ने कहा यार ये तो अच्छा मौका है, यहां पर ना मैं हाउसिंग लोन की एक बहुत बड़ी एम्पायर खड़ी कर लूंगा। इसलिए कंपनी को अधिग्रहण किया गया और इस तरह से पिरामल एंटरप्राइजेस जो है ना उसकी एंट्री हो गई हाउसिंग लोन सेगमेंट में। अब आगे, अब ये बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया। अगर आपने बैकग्राउंड मिस कर दिया तो आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। और दोस्तों अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट आने शुरू हो गया ना, तो आप एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर डेफिनेटली बन जाओगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ ट्रेडिंग से मतलब ये आपको ये चढ़ा, ये गिरा, ये बढ़ा, ये हटा, ये फिर मेरे ख्याल से आपके लिए ये जगह सही नहीं होती है। पर चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नंबर्स क्या कह रहे हैं इसके बारे में। तो नंबर्स में देखो दोस्तों, यहां ना 21,000 करोड़ के आसपास का ना इसकी मार्केट कैप है। और अब यहां पर प्राइस जो है वो 903 चल रही है। लेकिन आप ताजुब हो जाएगा आपको ये देख करके कि ग्राम नंबर इसका 2100 है, 2100। उसके बाद में प्राइस
इससे कम है, इसका मतलब भाई साहब साफ तौर पे अंडर वैल्यूड है कंपनी, क्योंकि इसकी वैल्यूएशन से नीचे चल रही है ये तो। अच्छा, दूसरा इसमें और जो बड़ा डेंट लगने वाला है ना, वो मैं आपको बताता हूं, पहले बाकी नंबर्स देख ले कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 2% और आपकी जो आरओई है वो 5%। तो कंपनी के नंबर्स ना थोड़े वीक ही नजर आ रहे हैं। अगर देखो तो डेट है इसके पास 49,000 मतलब 49,000 करोड़ रुपीस का, जो कि बहुत ज्यादा है। पर क्योंकि फाइनेंस कंपनी है तो दोस्तों इसमें डेट को हम ज्यादा तवज्जो नहीं दे सकते। हाँ, डिविडेंड यील्ड इसका 3.4% है, डिविडेंड पे आउट 7.4% है, और अगर आप देखोगे तो इसमें सेल्स जो है वो 10,000 करोड़ रुपए की है, पायल्स की स्कोर 5 का है। तो ये तो रहे इसके नंबर्स। अब मैं आपको ना इसके एक अंदरूनी स्टोरी बताता हूं। अंदरूनी जो इनसाइड स्टोरी है वो ये है, अभी जो लेटेस्ट न्यूज आई है वो दिखाने के बाद बताता हूं। लेटेस्ट न्यूज है ये है दोस्तों, आरबीआई क्रैक्स डाउन ऑन एआईएफ मिसयूज। अब इसको ना जरा पकड़ना, मेरी बात को समझना। इसको एआईएफ क्या होता है? एआईएफ होता है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, यानी कि जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं या जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं या जो प्राइवेट इक्विटी फंड्स होते हैं ना, आप वो कंपनीज क्या करती है, एक कंपनी का निर्माण करती है, इसे एक फंड का निर्माण करती है, इसे एआईएफ कहते हैं। ये ना जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड की सारी चीजें पूरी पब्लिक में दिखती होती है, कहां इन्वेस्ट किया, कितना खरीदा, कितना बेचा, सब। लेकिन एआईएफ जो है ना वो छुपे हुए होते हैं, इनकी बहुत कम नॉलेज बाहर पब्लिक में आ पाती है, तो अधिकतर सीक्रेटिव इनकी एक्टिविटीज होती है। साथ में ये बहुत ही कम रेगुलेटेड होते हैं, ये मतलब लूजली रेगुलेटेड, तो सेबी का या बाकी रेगुलेटर्स का ना ज्यादा इंटरफेरेंस होता नहीं है। तो इसका क्या है कि ये लोग ऐसे मनमानी कर सकते हैं। तो आरबीआई ने क्या कहा है? आरबीआई ने कहा है कि भाई साहब जो कंपनीज एआईएफ में इन्वेस्ट कर रही हैं और साथ में उन कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर रही हैं जो कि एआईएफ के थ्रू इन्वेस्टेड हैं, तो उनके लिए कंपनी ने कहा है, आरबीआई ने कहा कि भाई साहब आप विद इन 30 डेज अपना एक्सपोजर वहां से हटा लीजिए। विद इन 30 डेज का टाइम दिया है, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो 100% प्रोविजनिंग कर दीजिए। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, मैं आसान करके दिखाने की कोशिश करता हूं। स्क्रीन पे देखते हैं दोस्तों। देखो, फाइनेंस की कॉन्सेप्ट है, अगर इतना ही आसान सब कुछ होता तो कोई जोर ही नहीं आता किसी को, हर कोई करोड़पति बन जाता। लेकिन यहां ना मैं आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीजों को आसान करके दिखाने की कोशिश करता हूं। अब देखिए यहां ना क्या है, मान लीजिए कि ये एक कंपनी है, कंपनी ए, ठीक है। ये कंपनी कुछ भी हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, रिटेल कंपनी, फलाना कंपनी, ढीमका कंपनी, कुछ भी बनाती है। इसको चाहिए पैसों की जरूरत, और ये कोई नई फैक्ट्री लगानी है, नया प्रोजेक्ट के लिए, कुछ भी करके पैसा चाहिए। यहां है एक लेंडर। अब लेंडर क्या हो सकता है? लेंडर मतलब उधार देने वाला। ये हो सकता है एक तो बैंक, या फिर हो सकता है एनबीएफसी। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या कंपनीज। अब ये पहुंचती है सब कंपनी इसके पास, कहती है जी मुझे लोन चाहिए। तो लेंडर कहता है ठीक है मैं लोन दे देता हूं, आप सिक्योरिटी के लिए कुछ भी रख दो। तो कुछ भी इन्होंने सिक्योरिटी के पेपर्स कुछ भी दे दिया सिक्योरिटी के अगेंस्ट में, और जो कंपनी है उसने लोन प्राप्त कर लिया। कहां से? यहां से, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कोई नहीं बताएगा आपको, पूरे यूट्यूब पर आपको कोई इक्का दुक्का लोग मिलेंगे जो आपको इस चीज को समझा पाएंगे। ये जो बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं ना, महारथी, जो कहते हैं कि हम तो साहब ब्रह्मा जी हैं, हमें तो सारा ज्ञान है पूरी पृथ्वी का, वो ऐसी चीजें क्यों नहीं बताते? वो तो ब्रह्मा जी हैं, उनको तो पता पड़ता है कि कल एक सपना आया और एक शेयर 5 गुना हो जाने वाला है। भाई साहब मेरे पास ऐसा चमत्कारिक विजन नहीं है। मैं मेहनत करता हूं और मेहनत करने वालों को ही पसंद करता हूं। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं कि यहां ना एआईएफ में की बात कर रहे थे। तो ये देखो, ये क्या होगा कि अब ये जो कंपनी है ना, यहां पर इसने इसको लोन दिया और ये लोन दे दिया इसने इसको, ठीक है। अब क्या होगा कि साथ ही ये जो कंपनी है, ये जो लेंडर है, बैंक है, उसके पास में ना एक एआईएफ पहुंचता है। क्या पहुंचता है? एआईएफ, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। जो मैंने बताया था ना कि छुपे छुपे काम करने वाले, ये फाइनेंस का ही काम करते हैं, पर करते हैं। ये जाके बैंक से कहता है, बैंक को, कि भाई साहब ऐसा करो, आप हमको 100 करोड़ रुपए दे दो, ठीक है। हम अपने कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो हम ना आपको ये 100 करोड़ रुपए आप हमको दे दो, हम जो भी रिटर्न कमाएंगे उसमें से आपको दे देंगे। तो बैंक कहता है ठीक है जी। अब ये क्या करते हैं, 100 करोड़ रुपए में से कुछ करोड़ रुपए इधर ट्रांसफर कर देते हैं। किधर? इसी कंपनी को दे देते हैं, जो कंपनी की बैंक, इसी बैंक से इस कंपनी ने लोन लिया है, और जो एआईएफ है वहां से भी इसको पैसा मिल रहा है। अब होता क्या है कि ये पैसा आया ना, यहां से यहां आया और यहां से इस कंपनी के पास गया।
अब कंपनी उसी पैसे को लोन को चुकाने के लिए इस्तेमाल कर देती है। आप समझ रहे हो, पैसा बैंक से लिया, लोन भी, और लोन चुकाने के लिए भी पैसा कहां से आ रहा है? बैंक से। इसे कहते हैं एवरग्रीनिंग। ठीक है, अब ये एवरग्रीनिंग ऑफ लोन से क्या होता है, इससे ना ऐसा लोन का पैसा ऐसा घूमता रहता है, ये कभी लोन चुकता ही नहीं है, ये बस ऐसे ही चलता रहता है इसके अंदर कि इधर से पैसा आया, इधर चुकाया, लोन चुकाया, फिर इधर आया, फिर घूमता रहा। इससे क्या होता है, आरबीआई कहती है कि भाई साहब सिस्टम में एनपीएस बढ़ सकते हैं, यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स को बड़ी मुश्किल से इकोनॉमी में हम लोग काबू में लाए हैं और इस तरीके की एक्टिविटीज से वापस बढ़ सकते हैं। तो इस वजह से कंपनीज जो है उनको आरबीआई ने कहा 30 दिन के अंदर आप क्लियर करो इस सिचुएशन को, और या फिर 100% प्रोविजनिंग कर दो। यानी मान लीजिए आपके 5,000 करोड़ रुपए के लोन आपने एआईएफ के थ्रू दे रखे हैं ऐसी कंपनीज को, तो आप 5,000 करोड़ रुपए को अलग साइड में एक डब्बे में डाल के रख दो कि भाई ये हमारा प्रोविजन है, अपनी बाकी की कैलकुलेशन से उसको हटा दो, ताकि हमें पता रहे कि हाँ आपका कोई एक्सपोजर नहीं है, आपने प्रोविजन कर रखा है। तो इस वजह से अब ये जो कंपनी है जिसकी बात कर रहे हैं पिरामल एंटरप्राइजेस की, इसका करीब 3,000 करोड़ रुपए से ऊपर का जो अमाउंट है ना, वो ऐसे ही फंड में, ऐसी ही स्कीम्स में लगा हुआ है। समझ में आ रहा है डीएचएफएल क्यों डूबी थी? आया कुछ आइडिया, कुछ समझ में? तो मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हुआ था, पर हिंट तो मिल गया ना आपको। तो अब क्या हो रहा है ना कि ये जो 3,000 करोड़ रुपए का अलोकेशन इन्होंने कर दिया, पर पूरी पब्लिक को, सारे शेयर मार्केट को यह पता पड़ गया कि पिरामल एंटरप्राइजेस ऐसी कंपनी है जो कि एआईएफ यानी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड वाले केस में उलझी हुई है। ठीक है, अब इसकी वजह से पैनिक रिएक्शन होना शुरू होता है और स्टॉक मार्केट प्राइस गिरनी शुरू होती है। तो यहां ना अपॉर्चुनिटी कैसे बनती है? अपॉर्चुनिटी ऐसे बनती है दोस्तों कि मान लीजिए ये शेयर प्राइस तेजी से गिर गई, क्योंकि सबने सोचा कि ये जो कंपनी है ना वो तो फाइनेंस में है और इस वजह से अब इसका हालात खराब है, लेकिन इस वजह से इसकी पैनिक रिएक्शन से प्राइस गिरनी शुरू हो जाएगी। जैसे मैं अभी आपको दिखाऊं तो ये प्राइस इसकी डीएचएफएल की कहां चल रही है जी? डीएचएफएल की प्राइस जो है वो देख लेते हैं, इसकी सॉरी पिरामल एंटरप्राइजेस की प्राइस देख लेते हैं। तो ये करीब 1.5% नीचे है अभी, और अगर मैं बात करूं एक वीक से नीचे ही चल रही है लगभग। ये आगे कितनी नीचे जाएगी कोई नहीं कह सकता, लेकिन अगर ये ज्यादा नीचे जाती है तो क्या सचमुच में इसमें मौका नहीं है? तो जरा देखें एक बार, तो देखते हैं। तो यहां ना आप नजर डालो स्क्रीन के ऊपर, आप ध्यान से देखो, नंबर्स तो हमने देख लिए, अब नीचे चलते हैं हम और यहां देखते हैं यहां क्या लिखा हुआ है, क्लोज सेगमेंट्स। अब जरा इस पे एक बार आप देखो, या बिजनेस सेगमेंट, प्रोडक्ट सेगमेंट्स पे। अब यहां हम ना क्लिक करते हैं इस पे, तो देखिए क्या देख रहे हैं आप इसके अंदर। एक सेकेंड ना, हाँ, तो देखो दोस्तों यहां क्या हो रहा है बेसिकली कि अगर आप ध्यान दो तो इसकी फाइनेंशियल जो सर्विसेज है वहां से इसका रेवेन्यू कितना आ रहा है जी? इसका रेवेन्यू आ रहा है 1954 करोड़ रुपए। ठीक है, और फार्मा से आ रहा है इसका 1300 करोड़ रुपए, और फार्मा का जो बिजनेस है वो ठीक ठाक चल रहा है इसका। और अगर आप देखोगे फाइनेंशियल सर्विसेज का वो भी बिजनेस ठीक ठाक था, हालांकि दोनों में ज्यादा ग्रोथ नहीं थी, लेकिन क्योंकि पूरा मार्केट सोचता है कि ये तो फाइनेंशियल सर्विसेज तो बर्बाद हो जाएंगी बिकॉज ऑफ एआईएफ का जो आया है रूटीन, वो जो डायरेक्टिव आया उससे, लेकिन वो सारे इग्नोर करेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज से। और अगर आप देखो तो फार्मा सर्विसेज से, और फार्मा सर्विसेज में भी अच्छा खासा प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा हुआ है। और अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें ओवरऑल एज कंपेयर टू फाइनेंशियल सर्विसेज से और उसके मुकाबले फार्मा सर्विसेज जो है ना उनमें ज्यादा मौका बना, मतलब अच्छा मुनाफा है, और कैपिटल एम्प्लॉयड भी इनकी इसी साइड में है। तो अगर आप ओवरऑल देखो तो इस हिसाब से एक चीज समझ में आती है कि भाई साहब इनका जो प्रॉफिट फार्मा से आ रहा है ना वो ज्यादा नुकसान उसमें होने के चांसेस नहीं है। जो भी कुछ आरबीआई की बात का असर पड़ेगा वो सिर्फ और सिर्फ इनके फाइनेंशियल सर्विसेज पे पड़ सकता है, जिसकी अलोकेशन भी इन्होंने कर दी है। और इस कारण से क्या है कि ये एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है मार्केट में कि इसमें पैनिक फैलने दो। अगर ये प्राइस जरूरत से ज्यादा गिरी, एक लेवल से ज्यादा नीचे गिर गई, तो दोस्तों ये कंपनी साफ तौर पर अंडर वैल्यूड हो जाएगी, क्योंकि फार्मा बिजनेस अभी भी ठीक ही चल रहा है। सिर्फ फाइनेंशियल बिजनेस में थोड़ा प्रॉब्लम आया, उसकी भी एलोकेशन कर दी है,
लेकिन लोग ना ओवर रिएक्ट करते हैं, इन्वेस्टर्स ओवर रिएक्ट करते हैं, घबराहट में ओवर सेलिंग करते हैं, और इसी का फायदा एक समझदार इन्वेस्टर हमेशा उठाना जानता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसे खरीदो या बेचो, क्योंकि ये वीडियो का उद्देश्य नहीं है, और मैं कभी ये कहूंगा भी नहीं, क्योंकि आपकी ना आदत भी पैटर्न पड़ चुका है ऐसा कि सर ये बता दो खरीद लूं ये बेच लूं। भाई पहले ना बिजनेस समझो, साल भर लगेगा आपको एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनने में कम से कम, ये 2 दिन में होने वाला काम नहीं है। तो सीखते जाओ, वीडियोस को नोट करते जाओ, उसमें देखते जाओ, और उसमें जो मैं वीडियोस में जो स्टॉक्स बता रहा हूं उनके नाम लिखते जाओ, एक जगह पे कहीं नोट कर लो मेरे या किसी भी और के वीडियो से, और फिर उन कंपनीज में से शॉर्टलिस्ट कर लो कि भाई ये 50 कंपनीज में से ये 15 कंपनीज मेरे समझ में बैठ रही है। फिर उन पे लगातार महीने, 2 महीने, 4 महीने रिसर्च करते रहो, वीडियोस देखते रहो, नॉलेज बढ़ाते रहो अपनी, उससे आपको समझ में आएगा कि क्या इन कंपनीज में प्रॉफिट बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो दोस्तों ये तो रहा आपको इसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब हम वापस चलते हैं और देखते हैं कि इसका ट्रेंड कैसा चला है। तो आप ये देखेंगे यहां पर ना, मैं आपको इसका ये दिखा देता हूं, पिरामिड एंटरप्राइजेस का ओवरऑल ग्राफ। देखिए ये है पिरामिड एंटरप्राइजेस लिमिटेड जो है, उसका आपका चार्ट है। एक सेकेंड ना दोस्तों, सही कोड डाला ना, हाँ ठीक है। और आप देख लो काफी टाइम से अंडरवैल्यूड वाली कंडीशन में चल रही है, म्यूटेड है, इसकी ग्रोथ म्यूटेड है। पर एक चीज पे ध्यान दीजिए, यहां आपने कुछ मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर देखा, मूविंग एवरेज क्रॉस को कर रहे हैं साफ तौर पे, प्राइस थोड़ी नीचे है और अभी और नीचे आने के चांसेस हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि अंडरवैल्यूड है, प्लस इसका वॉल्यूम बड़ा अच्छा है, ट्रेडिंग वॉल्यूम काफी हाई है, इसका मतलब लोगों का इंटरेस्ट इस कंपनी में ट्रेडिंग में बना हुआ है। तो यहां देखना यह होगा कि क्या ये नीचे आकर के पुराना लो तोड़ती है क्या, करीब 600 रुपए के आसपास, 627 रुपए के आसपास का जो इसका लो है, या 600 रुपए के आसपास, अगर ये इसको तोड़ती है और नीचे कुछ टाइम तक स्टे कर जाती है, तो दोस्तों छोटा हल्का अंडरस्टैंडिंग इसमें आप अपने देख सकते हो। मतलब ये लॉन्ग टर्म में जाकर के आपको बाय ऑन डिप्स के हिसाब से आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि इसमें अगर आप यहां से बाउंस बैक देखते हैं तो इसका मतलब कंपनी रेजिलियंट है। और अगर ये किसी तरह से मान के चलिए ये स्तर तोड़ती है, कितना, 1100 वाला स्तर अगर इसने तोड़ करके कुछ टाइम स्टे कर दिया, तो ये मान के चलिएगा कि एक अप ट्रेंड की शुरुआत इसमें देखी जा सकती है। सो दोस्तों ये एक अंडरस्टैंडिंग है इसकी। अब तीसरी बात करते हैं कि इसमें जो लोगों ने पैसे लगा रखे हैं, शेयर होल्डिंग है, वो किस तरीके की है। तो यहां दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं कि इसमें ना सबने पैसे बढ़ाए हैं, मतलब म्यूचुअल फंड्स जो है उन्होंने 2% से हिस्सेदारी बढ़ाई 5.8% की। और अगर आप बात करो FIIs की, तो FIIs ने 34% से 19% यानी कम की है हिस्सेदारी। और वो इसलिए करिए ना, अब आप ना इस बात को भी पकड़ने की कोशिश करो कि जो AIF बनाया होगा ना, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, उसमें प्राइवेट इक्विटीज होंगी और उसमें अधिकतर ना हो सकता है आउट ऑफ इंडिया की हो, FIIs हो। तो उनको पता था कि हम क्या काम कर रहे हैं, तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी एलोकेशन को कम करना शुरू कर दिया। आम पब्लिक को नहीं पता था। तो लेकिन एक इन्वेस्टर के तौर पे आपको ये सारी चीजों पे नजर रखनी चाहिए। आगे बात करें तो DIIs जो है ना, उनका एक बार एलोकेशन देख लेते हैं। DIIs ने दोस्तों सेम रखी है, ज्यादा कोई चेंज उनका है नहीं। तो अब आने वाले दिनों में ना देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इस शेयर में बहुत तेजी से गिरावट आती है। अगर आती है तो आपको तैयार रहना पड़ेगा इस चीज के लिए, मौके का इंतजार करने के लिए। और अगर ये यहां से बाउंस बैक करता है दोस्तों, तो फिर ये एक तरीके का नया अप ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है इस एनालिसिस के बाद में, या आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से, पिरामिड एंटरप्राइजेस किस साइड में जा सकता है? क्या आपको मेरे वीडियो में कुछ वैल्यू नजर आई जो यूट्यूब पे आपको रिसर्च के तौर पे कहीं नहीं मिलती होगी? अगर ऐसा है तो बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च लगती है। वीडियो को लाइक करके दोस्तों मेरा उत्साह बढ़ाइए ताकि मैं और मेहनत करूं आपके फायदे के लिए। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन तो करना ही है। साथ में दोस्तों ऐसे रिसर्च वाले वीडियो शेयर करने की आदत डाल लीजिए। जितना शेयर करोगे ना, उतना ही केयर करोगे। किसकी? उन सब लोगों की जिनको आप ये डिटेल्स शेयर कर रहे हो, क्योंकि उनको ना हो सकता है कोई मिसगाइड कर रहा हो सकता है कोई कह दे कि ये खरीद ले, ये बेच ले, वो नुकसान हो जाए। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके जानकार, आपके कलीग्स, कोई भी हो सकता है। तो उनको अच्छा कंटेंट भेजिए दोस्तों, उनकी भी मदद हो जाएगी। दिल से धन्यवाद देंगे वो, और जब भी आप मिलेंगे मुस्कुराहट से मिलेंगे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपका दोस्त सागर शर्मा आज जल्द दीजिए मुझे। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। वीडियो को शेयर करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए और इतना समय, प्यार और सपोर्ट देने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।